हाय वेलकम टू द 17th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 17 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके बाद फिर हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड क्या है, किस तरीके से इस डॉक्ट्रिन को यूज किया जाता है अगर कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बना दिया और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड को यूज करते हुए जुडिशरी जो है वो फैसला सुनाती है, कौन से आर्टिकल के तहत ये चीजें जो है वो फॉल होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या हो जाता है? इम्प्लिसिटली या इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब समझते हैं हम एक हिंदी मुहावरे से। मान लिया कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं एंड अचानक से एक मेहमान आपके घर पे आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि बेटा आप अपने पैरों पर खड़े हो गए कि नहीं। तो आप उस समय तुरंत खड़े होकर ये नहीं कह सकते हो उस मेहमान को कि देखिए मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर आपने ये किया तो आपने मुहावरे का मतलब ही नहीं समझा, मुहावरे का इम्प्लिसिट मीनिंग नहीं समझा। आपने इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है उस मुहावरे के थ्रू, वो जो मेहमान है वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, तो वो मेहमान पूछना चाहते हैं कि बेटा आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो या नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पॉलिटिकल पावर जो है, अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज के ऊपर लॉ जो है बनाया ही नहीं जा सकता है। इनफैक्ट ये जो सब्जेक्ट है, जो पॉलिटिकल पावर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, वो बहुत ही जरूरी है। और इसके ऊपर कानून बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर अगर कानून नहीं बनाया गया तो जो एक्सप्रेस्ड पावर है, एक्सप्रेस्ड पावर का मतलब हो जाता है वो चीजें जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता है। इनफैक्ट वो जो सब्जेक्ट जिसको कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, उसके ऊपर लॉ बनाना जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर लॉ नहीं बनाया गया, इस सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बनाया गया, तो जो एक्सप्रेस्ड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी वो जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता है। तो जो एक्सप्रेस्ड पावर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर लॉ बनाना आवश्यक है, बट इस सब्जेक्ट को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, तो हम कहेंगे कि ये इम्प्लाइड पावर है। ओके, आई होप कि आपको इसका मतलब जो है वो समझ में आ गया हो। इसका हम हिंदी में अर्थ समझे तो अव्यक्त रूप से जिन चीज़ों को रखा गया है, यानी जिन चीज़ों को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है बट वो हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, उसके ऊपर कानून बनाना है जस्ट बिकॉज जो बातें कही गई हैं संविधान में उसको लागू करना जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कहाँ पे मेंशन्ड है, यानी एक्सप्लिसिटली इस चीज को मेंशन किया गया है या नहीं, उस चीज को खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इम्प्लिसिट पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी के अंडर में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से जुडिशरी जो है वो निर्णय लेती है, जजमेंट जो है वो पास करती है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये कौन से मेन सब्जेक्ट के अंदर में है और इसके ऊपर लॉ जो बनाया गया है वो सही है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है कि नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में क्या है, तो वो अपने आप में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका क्या मतलब? तो जो भी जजमेंट्स पास किए जाते, जो भी प्रोसीडिंग होती है, जो भी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते, जो भी लॉ पास किए जाते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारे जो है रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं और इसे जो है प्रूफ के रूप में कभी भी पेश किया जा सकता है और इसके ऊपर सवाल जो है नहीं उठाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है। मान लेते हैं कि जुडिशरी के पास कोई केस जो है प्रेजेंट में आया, तो जुडिशरी जो है वो देखेगी कि पास्ट में इससे रिलेटेड कोई केस था कि नहीं था।
अगर जुडिशरी को लगता है कि पास्ट में इससे रिलेटेड कोई केस था, यानी इसी केस से रिलेटेड कोई सिमिलर केस जो है पहले एग्जिस्ट कर चुका है एंड उसके ऊपर जुडिशरी ने फैसला सुना चुका है, तो अभी जुडिशरी क्या करेगी, वो देखेगी कि सिचुएशंस जो है, सर्कमस्टांसेस जो है वो सिमिलर हैं कि नहीं है, और उनको लगता है कि हाँ सिमिलरिटी जो है नज़र आ रही है, तो जो पहले के टाइम पे डिसीजन दिया गया था, जो पहले के टाइम पे जजमेंट दिया गया था, उस चीज़ को रेफरेंस बना के जो जजेज हैं वो अपना जजमेंट जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में क्या होता है, कोई भी ऑफिशियल एक्शन या डिसीजन पहले के टाइम पे पास्ट में लिया गया था उसको कंसिडर किया जाता है और उसी को फॉलो करते हुए प्रेजेंट में जो केस है उसका जजमेंट जो है वो सुनाया जाता है। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी यूज करती है और जजमेंट जो है वो पास करती है। ओके, अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड क्या होता है। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। और मान लेते हैं कि एक सीट जो है, एक चेयर जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है। एक यंग पर्सन जो है वो जाता है और इस चेयर पे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो आते हैं। तो हमारे इंडिया में संस्कार क्या दिए जाते हैं कि कोई भी बुजुर्ग अगर आता है तो आपको आपकी सीट जो है खाली कर देनी चाहिए और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको उस जगह पे बैठा देना चाहिए। तो जो संस्कार है उसको फॉलो करते हुए ये व्यक्ति क्या करेगा, जो यंग पर्सन है वो अपनी सीट छोड़ देगा एंड बाद में ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये वहां जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन 1। अब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, कुर्सी एक ही है, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये पहले जाके बैठ गए। अब ये जो यंग पर्सन है वो जाके ये नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप उठिए और मुझे बैठने दीजिए, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। हमारे जो संस्कार हैं उसके अनुसार क्या होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बैठा ही रहेगा एंड जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक उनसे सीट जो है वो खाली नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। अब इन 2 कंडीशंस को पार्लियामेंट में किस तरीके से यूज किया जाता है, कंकरेंट लिस्ट के रिस्पेक्ट में ये कैसे यूटिलाइज होता है उसको समझिएगा। तो मान लिया कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट के अंडर में फॉल होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि ये जो यंग पर्सन है ये पहले आके बैठ गया था। मतलब क्या है कि अगर कंकरेंट लिस्ट है तो उसके ऊपर लॉ बनाने का हक जो है दोनों को है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को है। तो उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले लॉ बना दिया, ठीक। बट बाद में पार्लियामेंट ने उसी सब्जेक्ट पे जो कंकरेंट लिस्ट में फॉल हो रहा है, इसी सब्जेक्ट पे अगर लॉ बना दिया तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा था, ये बुजुर्ग जब आ गए तो इस पर्सन को शिष्टाचार फॉलो करते हुए क्या करना पड़ा था, वो सीट जो है जो उसने ऑक्यूपाई की थी वो उसे छोड़ना पड़ा था। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन में हमने क्या देखा था कि बुजुर्ग जो है वो पहले जाके बैठे थे एंड वो बैठे ही रहे। बाद में ये जो यंग पर्सन था वो वहाँ पे जाके उनको सीट जो है वो खाली नहीं करवा सकता। उसी तरीके से अगर कंकरेंट लिस्ट के अंडर में कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो वो लॉ बना दिया वही वैलिड रहेगा। स्टेट लेजिस्लेचर ने बाद में अगर लॉ बनाया तो भी वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट ने अगर स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट फॉलो हो रहे उसका स्पेस जो है अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो वो ऑक्यूपाइड ही रहेगा। तो ये मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड का। ठीक है, इसको हम और आगे देखते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आर्टिकल नंबर 254 के तहत। आर्टिकल नंबर 254 में यही बात कही गई है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है और वो जो लॉ है वो कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है पार्लियामेंट के लॉ के साथ, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पार्लियामेंट जो है वो ऑथराइज है लॉ बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर का वो लॉ जो कन्फ्लिक्ट कर रहा था वो नल एंड वाइड जो है वो घोषित हो जाएगा। उसी तरीके से ये बात कही जा रही है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया जो कंकरेंट लिस्ट में फॉल होता है और बाद में जो पार्लियामेंट है उसने भी कानून बना दिया उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कंकरेंट लिस्ट में फॉल हो रहा है, तो जो पार्लियामेंट का लॉ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो प्रिवेल कर जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो वाइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 254 का क्लॉज 1 पार्ट 1। पार्ट 2 जो है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते कि क्या हमने देखा कि कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट अगर फॉल होता है उसके ऊपर अगर कानून बनाया जा रहा है तो भले ही स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून पहले बना दिया हो फिर भी कानून किसका प्रिवेल करेगा, कंकरेंट लिस्ट पे पावर किसकी ज्यादा हो जाती है, तो पार्लियामेंट की पावर जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है,
अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 254 का क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 254 के क्लॉज 2 में आपको बस इतना ही समझना है कि मान लिया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट फॉल हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कानून जो है बना दिया, और कानून बनाने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट की सहमति जो है ले ली और प्रेसिडेंट ने उसको जो है पास कर दिया। प्रेसिडेंट का एसेंट जो है मिल जाता है उस पर्टिकुलर बिल को। ये बिल किसके ऊपर है? कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट फॉल होता है उसके ऊपर, और स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास करके प्रेसिडेंट से सहमति ले ली, प्रेसिडेंट ने अपना सिग्नेचर भी दे दिया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो पार्लियामेंट जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती है, या फिर इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती, या फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। फाइनली ये पार्लियामेंट के हाथों में है कि इस लॉ को जो है वो वैलिड रखना है या नहीं रखना है, या इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक, बट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से उसको साइन नहीं कर देंगे। वो पर्टिकुलर बिल जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर फॉल होता है और उसके ऊपर लॉ बना के भेजा गया है प्रेसिडेंट के पास, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे एडवाइस लेने के बाद ही प्रेसिडेंट जो है उस बिल को या तो सहमति देंगे या तो वो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल वहीं पे खत्म, बट अगर सहमति दे दी गई तो वो जो लॉ है वो तब तक प्रिवेल करेगा जब तक पार्लियामेंट जो है उस कंकरेंट लिस्ट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बनाती है, या फिर उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं करती है, या फिर उसको रिपील नहीं करती है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर फॉल हो रहा है उसके ऊपर कानून बनाया, और साथ ही साथ कानून बनाने के बाद प्रेसिडेंट से उसके ऊपर एसेंट जो है ले लिया, प्रेसिडेंट का परमिशन ले लिया। बट ये इसका मतलब नहीं होता है कि ये जो लॉ है इसको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, ये जो है अमर हो गया। नहीं, ये जो लॉ है ये तब तक ही वैलिड है जब तक पार्लियामेंट चाहेगी। पार्लियामेंट की जब मर्जी तब इस लॉ को ख़त्म कर सकती है पार्लियामेंट। इट विल बी वैलिड अंटिल द पार्लियामेंट amend or repeal the law। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि कंकरेंट लिस्ट में कोई भी मैटर अगर फॉल होता है उसके ऊपर कानून बनाने का हक जो है स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों को है। बट अल्टीमेटली कौन प्रिवेल करेगा, किसका लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा? तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। तो ऐसे अगर कोई केस पहुंचेंगे जो कंकरेंट लिस्ट में फॉल होता है तो उसके ऊपर किसका लॉ जो है वैलिड है, किसका इनवैलिड है, उसका डिसीजन जो है जुडिशरी करेगी। बट वहां पे जुडिशरी जो है इन बातों का ध्यान रखेगी कि आर्टिकल नंबर 254 में क्या कहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।